स्वागत है आपका सबसे बड़ा चुनाव में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी आज सीतापुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। आज जो एक नया चुनाव चल रहा है 2024 का, यह एक और राम भक्त हैं जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और विकसित भारत के लिए कार्य करना चाहते हैं, कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही है। बहनों और भाइयों, वे भारत का सम्मान नहीं, दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो राम भारत को अपमानित करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। दूसरी तरफ वे रामद्रोही है जिनको राम मंदिर बेकार लगता है, लेकिन आतंकवादियों पर जो मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम ये करते तो उनको ये अच्छा लगता है। इनकी सोच तो देखो पहले। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपके पास। आज जो नया भारत आपको देखने को मिल रहा है, ये नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याण भी है। कोई सोचता था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा? कोई सोचता था 60 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था कि बहनों और भाइयों 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोलेंगे? ये जनधन अकाउंट का लाभ क्या? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज अगर कोई गरीब बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर कोई विधायक, कोई सांसद या वह पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिख देता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरे पास उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसके जनधन अकाउंट में हम सीधे लखनऊ से मैं पैसा भेजता हूं और कहता हूं निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के खाते मोदी जी ने खुलवाए हैं। पहले गरीब भूखा मरता था, अब 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, आज 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, पहले किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले नारी गरिमा तार-तार होती थी, आज 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। पहले गरीब के घर में बरसात के समय में भोजन नहीं बन पाता था क्योंकि लकड़ी नहीं थी, केरोसिन नहीं था, एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे। आज 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में शेष बचे हुए गरीबों को मकान दे देंगे। अगले 5 वर्ष में जो बचे हुए गरीब हैं उनको रसोई गैस का सिलेंडर फिर फ्री में देंगे। मोदी जी ने कहा है हर घर नल की योजना 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और बहनों और भाइयों, ये भी कहा है कि यह देश, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या अरे अयोध्या तो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है और कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था की भूमि है, हमारा पवित्र धाम है।
बहन और भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अयोध्या गए हैं राम मंदिर बनने के बाद? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में गए हैं। लेकिन जो लोग बचे होंगे, मैं यहां के विधायक निर्मल वर्मा जी को, पवन चौहान जी को और राजेश वर्मा जी से कहूंगा, बाकी लोगों को लेकर एक बार फिर से अयोध्या का दर्शन करवा दीजिए। आज की अयोध्या को अगर आप देखेंगे ना, आपको त्रेता युग का रामायण काल याद आ जाएगा कि भगवान राम के समय में अयोध्या ऐसे सुंदर रही होगी। और काशी में चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सतयुग सामने आ गया, साक्षात सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हम लोग यहां पर नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य के लिए भी ऐसी बड़ी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ चुके हैं। नैमिषारण्य के विकास का मतलब ढेर सारे विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां पे यात्री विश्रामालय बनेंगे, गोमती नदी का रिवर फ्रंट के रूप में डेवलपमेंट होगा, मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा। वहां अंदर पे हरेक व्यापारी को पुनर्वास की बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी। नए होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एक और जहां जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील की, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह दिल्ली का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। हमें एक बात गहराई से समझनी होगी कि भारत की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा, भारत की राजनीति की रीति नीति, भारत की राजनीति की संस्कृति और भारत के राजनीति के कार्य करने का तरीका और भारत के राजनीति की परिभाषा को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है और नई संस्कृति को स्थापित किया है। यह हमको ध्यान रखना है। 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति क्या मन में रखता था? उसके मन में एक ही बात आती थी, इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही रहेगा, सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं बदलेगा। ये मानसिकता में हम चलने वाले लोग थे। लेकिन 10 साल के नेतृत्व में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज जब 2024 के चुनाव के लिए आप आगे बढ़े हैं, तो आप सिर्फ साध्वी निरंजन ज्योति को सांसद बनाने के लिए नहीं बने हैं। आज आप इस बात के लिए चुनाव में आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस काम के लिए हम आगे आए। और वे लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं और इसी कड़ी में 5वें चरण के रण को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव 3 चरणों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी में एक समन्वय बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार और संगठन के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सरकार की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर ब्रजेश पाठक की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। इस बैठक में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल हुए। आगामी यानी 3 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं और 4 चरण के चुनाव से बचे हैं, उनमें किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी, जनसभाएं जब होंगी उनमें क्या कुछ उसमें मेन एजेंडे रहेंगे, उनको लेकर विस्तृत रूप से इस बैठक में चर्चा हुई है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीति भी बदल रही है और माहौल भी बदल रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से पश्चिम में जातिगत समीकरण के साथ साथ पश्चिम में
हैं। पूर्व में जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वैसे कानून व्यवस्था की बात की जाएगी, राम मंदिर का भी जिक्र किया जा सकता है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं अब आगामी जनसभाओं में उठाए जा सकते हैं। तो बस आशीष के साथ उनसी जनता टीवी लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कांग्रेस पर देश तोड़ने और नफरत फैलाने का आरोप भी लगा दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सैम पित्रोदा के नस्ल भेदी बयान से 140 करोड़ भारतवासियों को ठेस पहुंची है। देश की जो मानसिकता है देश को तोड़ने और समाज को बांटकर राजनीति करने का जो कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, और कांग्रेस का जो एजेंडा है सामाजिक विषमता का, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से आगे बढ़ा रही है, और कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात कही है और समाज में क्षेत्र, भाषा, जाति, धार्मिक आधार पर जो नफरत का बीज बोने का काम किया है। कांग्रेस की काली करतूतों से देश की जनता और हम सब लोग वाकिफ हैं। कांग्रेस ने पहले देश विदेश में देश का अपमान करती रही, देश को बदनाम करती रही, लेकिन अब भारतवासियों का अपमान करने लगी है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि यूपी में मतदान रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता किसी भी तरह से बाहर निकले, अपना वोट कास्ट करे, और साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। एक पे लड़ाई, ये बीजेपी जब हारने लगी है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। हालांकि मैं वो बात भाषण में कहना भूल गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा और आपके माध्यम से अपील करूंगा, अभी तक तो ये प्रयास होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आए, लेकिन न जाने कहां से ये निर्देश मिले हैं कि अब वोट न डाल। इसलिए जनता तैयार रहे, कोई रास्ता अपनाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट डाले। और उधर रायबरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी संविधान क्यों बदलना चाहती है, क्योंकि वो आपके अधिकारों को कुचलना चाहती है। ये लोग इतना कह रहे हैं कि अगर इनकी फिर से सत्ता आएगी तो संविधान को बदल डालेंगे। संविधान आपको वोट का अधिकार देता है, संविधान आपको आरक्षण देता है, संविधान आपको आंदोलन करने का अधिकार देता है, संविधान आपको सवाल उठाने का अधिकार देता है। संविधान इस देश की जनता को सर्वोपरि रखता है। इसको कमजोर करने की बात क्यों उठ रही है? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो। इसीलिए इस चुनाव में आपका वोट सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, सिर्फ अपने गांव के विकास के लिए नहीं, लेकिन इस देश को बचाने का वोट है। इस देश में लोकतंत्र को फिर से पूरी तरह से स्थापित करने का वोट है। और वे देश की आबादी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन के निष्कर्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि यह आंकड़ा प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुए हैं। हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की कवायद यह हुई है और उसी का ही साक्ष्य है। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना,
हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। पत्रकारों ने प्रियंका गांधी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल किसने आपको भेजा है? देखिए, ऐसा है कि मुद्दों से भागने की उनकी पुरानी आदत है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहती हूँ, हमारे पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप दोनों कांग्रेस के इन सो कॉल्ड दिग्गज नेताओं को जो भी इनका चैनल है वो चुने, वो समय चुने, एंकर चुने, मुद्दा चुने। पंडित जी काफी है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बसपा ने कुशीनगर लोकसभा से घोषित किया प्रत्याशी शुभ नारायण चौहान बने उम्मीदवार। उन्नाव में 13 मई को चौथे चरण में मतदान, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी है कमर। मतदान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन। इटावा में बीजेपी चुनाव कार्यालय पर अराजक तत्वों ने मचाया आतंक। पीएम मोदी और प्रत्याशी के लगे हैं होर्डिंग फाड़े, पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप। बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला, अपनी जीत का दावा भी किया। लखनऊ में धूमधाम से मनाई गई है महाराणा प्रताप की जयंती। करणी सेना ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। हाथरस में महाराणा प्रताप की जयंती पर निकाली गई है भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के अध्यक्ष का भव्य स्वागत। यूपीएससी के बाद अमित तेज ने आईएफएस में मारी है बाजी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हासिल किया 21वां रैंक। परिजनों और करीबियों को दिया है सफलता का श्रेय। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी शामिल हुए। संत कबीर नगर के सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। वरिष्ठ डॉक्टर्स ने मरीजों को पर्ची देकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अब तक 2100 मरीजों को जागरूक किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में किया विरोध प्रदर्शन। इंडो इस्लामिक सिलेबस में इस्लामिक हिस्से को शामिल करने की मांग। जब मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। लोकसभा चुनाव कराने के लिए श्रावस्ती से शाहजहांपुर रवाना हुए हैं पुलिस बल। सभी जवानों को पढ़ाया गया अनुशासन का पाठ। निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर में चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस महानिदेशक ने समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसएसपी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में 10वीं की छात्रा की सुसाइड मामले में एबीवीपी छात्र नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की है। एडीएम ने छात्र छात्राओं के बयान दर्ज किए। एसीएम को दिए जांच के निर्देश। एटा में सीएम की रैली के दौरान एक बार फिर से पीड़िता ने दिखाया एसएचओ के नाम का बैनर। एसएचओ पर हत्या मामले में निर्दोष बेटे को जेल भेजने का भी आरोप लगा दिया। अमेठी में कांग्रेस ने आम लोगों को गुलाब का फूल देकर मोहब्बत का पैगाम दिया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बीजेपी पर तंज भी कसा। बीजेपी को बताया नफरत और राजनीति करने वाली पार्टी। ललितपुर में 3 वर्षीय मासूम के साथ दर्दनाक हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल रेफर करना पड़ा। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन। अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में हाईटेंशन विद्युत पोल पर चढ़ा सिरफिरा युवक। घंटों की हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में लड़खड़ा रही है स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है। 5 दिन बाद भी मरीजों को नहीं मिला इलाज। ग्रामीणों में आक्रोश है। आगरा में बच्ची पैदा होने पर मां के लिए बना अभिशाप। ससुराल वालों ने महिला को लगातार कर रहे प्रताड़ित। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर में बीजेपी नेता ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष ने पुलिस को दी है गौकशी की सूचना। दरोगा पर उत्पीड़न और अभद्रता करने के आरोप। चंदौली पुलिस ने पुजारी की हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। हत्यारे भाई को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया गया अंजाम। पीलीभीत में विद्युत विभाग के जेई के साथ दबंग युवकों ने जमकर मारपीट की है। पुलिस ने बीजेपी नेत्री समेत 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मिर्जापुर में चोरों की हौसले बुलंद है। घर में रखे लाखों की ज्वेलरी पर और पैसों पर हाथ साफ किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस में यह मामला दर्ज हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2 पक्षों में विवाद में फायरिंग हुई है। मामले में एक छात्र के घायल होने की खबर। पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में लिया। सहारनपुर के एक पब्लिक स्कूल में एसएसपी की
पहल पर पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को अपराधों को रोकने और पुलिस कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया। पुलिस की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कासगंज के निजी हॉस्पिटल में घायल बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगा दिया गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने का आरोप। जमकर अभद्रता के भी आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा के पिडौरा में और गुजरात पुलिस हत्या के वारंटी को गिरफ्तार किया गया। 10 साल से फरार चल रहा था आरोपी। मटन खाने को लेकर की गई थी युवक की हत्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।